नमस्कार साथियों, ज्ञान विविध संस्कृत के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में मैं अरविंद आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक बात पुनः है, ठीक है। हमने अभी पढ़ा था अशोक और अशोक का बौद्ध धर्म। अब हम चर्चा करेंगे मौर्य प्रशासन की। मौर्य प्रशासन, देखो उस समय जो प्रशासन था राजतंत्रात्मक था। और सबसे विस्तृत ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही वो थी। इसके अलावा अर्थशास्त्र में ये कहा गया है कि पूरी शक्ति जो है वो राजा के पास होनी चाहिए। यानी केंद्रीकरण। वर्तमान समय में लोकतंत्र इसका उल्टा है, जनतंत्रात्मक शासन है और केंद्रीकरण नहीं है, विकेंद्रीकरण। शक्तियों का बंटवारा हो चुका है, डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है, हो चुका है। यहाँ पर है सेंट्रलाइजेशन और वो मिलता है आपका विकेंद्रीकरण या डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। अर्थशास्त्र में हमें एक बात और मिलती है, ये कहा गया है कि जनता का भलाई, राजा जो है वो प्रजा के सुख में राजा का सुख है, प्रजा के सुख में राजा का सुख है, जनता की भलाई में राजा का सुख है और राजा को अच्छा लगे वह हितकर नहीं है। अच्छा लगे वह हितकर नहीं है और वरन हितकर वह है जो प्रजा को अच्छा लगे। जनता की भलाई नहीं, राजा की भलाई। एक बार लाइन पढ़ लो, हालांकि इतनी टफ नहीं है, इजी है। शासन कैसा था? राजतंत्रात्मक था। पहली बार राजनीतिक एकता में माना गया था, ये पहली बार, इससे पहले नहीं था, ठीक है ना। सूत्र में बांधा गया था। विस्तृत नौकरशाही हमें मौर्य काल में मिलती है। जैसे ही हम गुप्त प्रशासन पढ़ेंगे तो उसमें इसका उल्टा हमें मिलेगा। यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन है, वहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन मिलेगा, ठीक है। अर्थशास्त्र में ये कहा है कि राजा को पूरी शक्ति उसके हाथ में होनी चाहिए, यानी केंद्रीकरण होना चाहिए, सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए और शक्तियों का बंटवारा नहीं होना चाहिए। फिर अर्थशास्त्र में हमें एक बात और मिलती है कि प्रजा के सुख में राजा का सुख, जनता की भलाई में राजा की भलाई, और वह हितकर नहीं है जो राजा को अच्छा लगे, हितकर वह है जो प्रजा को अच्छा लगे, क्योंकि राजा की मनमानी नहीं चलेगी। ये बहुत अच्छी बात मिलती है हमें सेंट्रलाइजेशन में। अब हम बात करते हैं कि जो आपका अर्थशास्त्र में एक सप्तांक सिद्धांत बताया गया है, जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। वो है कौटिल्य राज्य के सप्तांक सिद्धांत। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में हमें मिलता है, पहला मिलता है राजा, दूसरा मिलता है अमात्य। हालांकि चर्चा कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर हम कर लेते हैं। राष्ट्र,
राष्ट्र के बाद में आता है आपका ध्रुव बल या सेना, मित्र अंतिम मित्र है, और ये इंपॉर्टेंट हमने बताया कोश, राजा, अमात्य, राष्ट्र और आपका बल, सेना, कोश और मित्र। 3 4 5 6 7, यानी सप्तांग सिद्धांत में ये कहा गया है कि राज्य का एक लीडर होना चाहिए, है ना, जो पूरी व्यवस्था देखे, वो हो गया आपका राजा। इसके बाद में चाहे गणतंत्र की बात करो चाहे राजतंत्र की करो, गणतंत्र की करो, दोनों के पास होनी चाहिए मंत्रिपरिषद, ठीक है। बाद में एक राज्य होना चाहिए, एक राष्ट्र होना चाहिए, उसकी स्थिति निश्चित होनी चाहिए, निश्चित आकार होना चाहिए उस राष्ट्र का, क्योंकि वर्तमान समय की अगर हम बात करते हैं तो इधर देखो वर्तमान की बात करते हैं, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, अपने जो पड़ोसी राज्य हैं, है ना, सब के सब इसके लिए युद्ध कर रहे हैं। कभी चीन अपनी सेना लेकर आता है तो कभी पाकिस्तान डराता है। तो अभी हाल ही में जो नेपाल है वो ओली महोदय है, वो भी चीन के कहने पर भारतीयों से अपना व्यवहार खराब कर रहा है ना। तो उस समय ये बड़ी अपनी विडंबना की बात है, बड़े दुख की बात है कि कौटिल्य इतने वर्षों पहले होकर ये बात कह दी थी और आज भी हम इनका पालन नहीं कर रहे हैं। फिर एक किला होना चाहिए, एक किला होना चाहिए, राजा के पास सेना या किसी भी प्रकार से ताकत बल होना चाहिए कि अगर युद्ध वगैरह करते हैं, है ना, साम दाम भेद दंड, ये सब कलाएं भी उनमें होनी चाहिए। फिर कोष, राजा के पास धन होना चाहिए कोष में, क्योंकि समय पर जब जनता में, जैसे हाल ही में जैसे कोरोना काल है, लोगों के पास अनाज खाने को नहीं है, गरीबों के पास, तो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जो गेहूं वितरण वगैरह है वो दिए गए थे, क्योंकि ये माना जाता है कि जब तक व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं होती है, रोटी, कपड़ा, मकान, ये सुविधाएं नहीं मिलेगी, तब तक व्यक्ति में उस देश के प्रति, उस राज्य के प्रति राष्ट्रीयता की भावना नहीं आएगी। तो उसके पास कोष होना चाहिए और व्यक्ति का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ मित्र भी होना चाहिए। बिना मित्र के कुछ नहीं होता है। और ये कहता है कि व्यक्ति का जो पड़ोसी होता है वो व्यक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। जैसे चीन है अपना पड़ोसी, है ना, चीन है तो चीन अपना दुश्मन है। चीन के बाद में है साउथ कोरिया, और साउथ कोरिया के आगे है आपका जापान। तो ये भारत के जो क्या है, मित्र है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यक्ति का मित्र भी होना चाहिए। ठीक है, ये था कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत, जिसकी चर्चा विस्तृत रूप से कर सके। बीजू विश्व राज्य जो 6वें और 15वें अधिग्रहण में आता है ना। कौटिल्य की अर्थशास्त्र 1904 में आई थी। 1909 में सामशास्त्री ने प्रकाशित सबसे पहले सामने लाने का प्रयास किया था। ये चर्चाएं हम कर चुके हैं, फिर से कर लेंगे। अब हम बात करते हैं कौटिल्य अर्थशास्त्र में एक मंत्रिपरिषद जो वैधानिक आवश्यकता बताते हुए है कि राज्य एक पहिए पर, गाड़ी एक पहिए पर चल सकती है क्या? नहीं चल सकती ना,
नहीं चल सकते। कि राज्य के लिए आधार स्तंभ होना बहुत जरूरी है। गाड़ी जो होती है वो एक पहिए पर नहीं चल सकती, 4 पहियों पर होती है। बाइक जो होती है वो आपके 2 पहियों पर होती है, एक पर नहीं चल सकते, है ना। वैसे राज्य भी एक पहिए पर नहीं चल सकती, उसके लिए एक मंत्री परिषद होनी आवश्यक है। पहिया रूपी मंत्री परिषद होनी अति आवश्यक है, जिसमें ये कहते हैं कि उसमें मंत्रिपरिषद के सदस्यों को 12,000 वार्षिक पण मुद्रा का नाम है, जैसे अपनी रुपया है, पाकिस्तान की रुपया है और अमेरिका की डॉलर है, वैसे 12,000 पण। जबकि मंत्रिणी के सदस्यों को, मंत्रिणी के जो सदस्य हैं उनको 48,000 वार्षिक 12 महीने के, है ना, पर सैलरी मिलती थी। मंत्रिणी बहुत ही विश्वसनीय व्यक्तियों की एक परिषद होती थी। ये बड़े ही, जैसे अपने वर्तमान में है ना, अपने उनके खास अजीत डाबोर या डोभाल, पूर्व IAS PM के खास है ना, तो वैसे ही मंत्रिणी में ऐसे अजीत डाबोर जैसे लोग होते थे। और ये वर्तमान समय में देख लो, कहीं देख लो, परिवार में देख लो, कहीं पर भी देख लो, एक पहिए पर, एक चीज पर नहीं चल सकती। उसके लिए हमें अलग अलग 4 पहियों की गाड़ी के लिए आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम केंद्रीय प्रशासन। कुछ बातें हमने कर ली। राजा का जो प्रशासन होता था उसमें 18 जो पदाधिकारी थे उनका एक समूह होता था। इस प्रशासन में 18 अधिकारियों का समूह होता था। उसे क्या कहा जाता था, ये अंडरलाइन कर लेना, तीर्थ कहा जाता था। उन्हें क्या कहा जाता था, तीर्थ कहा जाता था। ये महामत्ते भी कहे जाते थे, है ना, इन्हें महामत्ते भी कहे जाते थे। इसके अलावा केंद्रीय और स्थानीय के बीच में संपर्क बना रहता था। जिसे वर्तमान में जो केंद्र और राज्य है ना, तो कुछ अधिकारी होते हैं केंद्र और राज्यों के बीच में मध्यस्थता का कार्य भी करते हैं। तो ऐसे अधिकारी होते थे, ठीक है। जो व्यक्ति जो तीर्थ होते थे, है ना, उनको जांचने के लिए जो ये महामात्य होते थे, है ना, इनको जांचने के लिए परीक्षण किया जाता था, जिन्हें उपदा परीक्षण कहते थे। इनकी जांच के लिए, जैसे IAS बनते हैं ना, तो IAS के लिए हमें पहले प्री एग्जाम देनी पड़ती है, फिर मेंस देना पड़ता है, मेंस के बाद में इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के बाद में जो साक्षात्कार होता है, इसके बाद में मेडिकल होता है। पहले प्री पास करते हैं, प्री के बाद में मेंस, और मेंस के बाद में इंटरव्यू, और इंटरव्यू के बाद में आपका मेडिकल होता है। हालांकि इंटरव्यू के बाद में लगभग हो जाता है, ये तो फॉर्मेलिटी है, लेकिन इसमें भी जो महामात्य होते थे इनके लिए परीक्षण किया जाता था, बड़ी ही जांच होती थी, और उसके बाद में ही इनको ये बनाया जाता था। वो कहलाता था उपदा परीक्षण। इन्हें उपदा, ये अंडरलाइन कर लेना, उपदा परीक्षण को और तीर्थ को। 18 तीर्थ जो होते थे, अधिकारी होते थे, उन अधिकारियों को तीर्थ कहा जाता था, ठीक है। अब कुछ प्रमुख अधिकारी हैं, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। ये पदाधिकारी जो थे, जो अध्यक्ष थे, उनमें जो 26 अध्यक्ष हैं, हम उन पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मुद्रा व टकसाल का अध्यक्ष।
मुद्रा टकसाल का अध्यक्ष क्या कहलाता था? ये सिक्के जारी करता था, जबकि ये चीज ध्यान में रखना, ये सिर्फ सिक्के जारी करता था। सिक्कों की जांच के लिए एक अधिकारी होता था, परखने के लिए, वो कहलाता था रूप दर्शक। ये ध्यान में रखना भाई, यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना। मुद्रा व जो टकसाल का जो अध्यक्ष था वो सिर्फ सिक्के जारी करता था, जबकि ये मुद्रा का परीक्षण, परखने का या परीक्षण जो था वो करता था। कौन? रूप दर्शक। ये अंडरलाइन कर लेना इसको कि मुद्रा या टकसाल का अधिकारी सिर्फ सिक्के जारी करता था, सिक्कों को परखने का या परीक्षण करने का कार्य रूप दर्शक नामक अधिकारी होता था, वो करता था। इसके बाद में पण्या अध्यक्ष, देखो नाम में कंफ्यूज होती है इसके, काफी बार ये परीक्षा में पूछा गया है पण्या अध्यक्ष, और अक्सर हम गलत कर आ जाते हैं कि पण्या अध्यक्ष किससे संबंधित है। पण्या जो था वो था व्यापार वाणिज्य का अध्यक्ष था, और हम सोचते हैं कोई नाम वगैरह का था, है ना, वो पोतवा अध्यक्ष होता था, व्यापार वाणिज्य का अध्यक्ष। नंबर 3 कुप्या अध्यक्ष। जंगल में जो चीजें मिलती थी उनका ये अध्ययन, परीक्षण करते थे, है ना, जंगल की वस्तुओं के निरीक्षण के अधिकारी, वस्तुओं के निरीक्षण के अधिकारी। फिर आप लिखिएगा नंबर 4 पोतवाध्यक्ष। अभी मैंने बताया था, जस्ट माप तौल के अधिकारी, बिजली वाला कांटा नहीं था उस समय। नंबर 5 शुल्काध्यक्ष। शुल्काध्यक्ष के बारे में आप लिखिएगा चुंगी वसूली, गाड़ी जाती है, टोल टैक्स आता है ना, वो चुंगी वसूली। नंबर 6 आप लिखो सूत्राध्यक्ष। सूत्राध्यक्ष में आप लिखो वस्त्र उत्पादन की गतिविधियों का अध्यक्ष। 6 तो आप लिखो। इसके बाद में आप लिखिएगा आयुधागार अध्यक्ष। इसके तो नाम से ही पता चलता है ना, आयुध, शस्त्र शस्त्र, बंदूक, तलवारें, आयुधागार अध्यक्ष। वर्तमान में भी यही नाम मिलता है, मिटा रहा हूँ। सिक्कों वाला जरूर ध्यान में रखना कि सिक्कों को परीक्षण करने वाला था ना, वो रूप दर्शक था। और साथ हो गए अपने। अब हम चर्चा करते हैं नेक्स्ट में। सीताध्यक्ष। राजकीय भूमि
राजकीय जो भूमि होती थी, राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष जो राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष, साथ से लिख रहे हो, सूराध्यक्ष, ये तो बताइए। सूरा शराब, तो वर्तमान में अपना नाम है आबकारी। ठीक है, सूरा से पता चल जाता है। सूराध्यक्ष, सूरा सुना, बुच्चड़ खाने में गाय वगैरह जो कटती थी ना, भेड़ भैंस को कटती थी, बुच्चड़ खाना का अधिकारी जो होता था वो सूराध्यक्ष कहलाता था। बाद में अकाराध्यक्ष, खान विभाग का अधिकारी, खानाध्यक्ष, खान वगैरह होते हैं ना, कोयले की खान है ना वो। बाद में आपको नवाध्यक्ष, ये नौसेना का अधिकारी होता था। नौसेना का अधिकारी। फिर आप लिखिएगा विविधाध्यक्ष, चारागाह का अधिकारी। नेक्स्ट आप लिखिएगा गणिकाध्यक्ष, वेश्याओं का। पंद्रह आप लिखिएगा संस्थाध्यक्ष, व्यापार का जो अध्यक्ष होता था। व्यापार का अध्यक्ष। फिर आप लिखिएगा लवणाध्यक्ष, लवणाध्यक्ष नाम से पता चलता है, लवण लूण नमक का जो होता है वो, कुछ चीजें तो हमें नाम से ही पता चल जाएगी, जैसे लवणाध्यक्ष है, गणिकाध्यक्ष है ना। फिर है मुद्राध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष। पासपोर्ट जो अधिकारी होता था ना, दुबई वगैरह जाते हैं वो, मुद्राध्यक्ष। पासपोर्ट जो अधिकारी होते थे वो। फिर है आपका स्वर्णाध्यक्ष, स्वर्ण से पता चल जाएगा, स्वर्ण का होता है सोना, तो सोने की जो जांच वगैरह है ना, परख वगैरह जो थी ना, परीक्षण वगैरह, उसका जो होता था, क्योंकि लोग सोने में मिलावट बहुत ज़्यादा करते हैं। शुद्ध सोना जो होता है आपका, एक बार रेलवे में पूछा गया कि शुद्ध सोना कितने का होता है, शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। स्वर्णाध्यक्ष। उसके बाद में आप लिखिएगा हस्तीध्यक्ष, हस्ती हाथी, नाम से पता चल जाएगा है ना, हस्ती हाथियों की जो सुरक्षा वगैरह जो करता है ना, कि देखभाल करता है, नाम से पता चल जाएगा। फिर है आपका बंधारगाध्यक्ष, जेल का जो अध्यक्ष होता था वो, लिखने की जरूरत है क्या। फिर आप लिखिएगा देवताध्यक्ष, मंदिर वगैरह है ना, देवता हो जाएगा, समझ में ही आ जाएगा, ये मंदिर का ये हो जाएगा। इसके बाद में आप लिखिएगा लोहाध्यक्ष, धातु विभाग का अध्यक्ष, लोहाध्यक्ष।
धातु विभाग का अध्यक्ष। ठीक है, लगभग अपने कंप्लीट हो गई है। अब आप एक दो और नाम लिख दो। पतनाध्यक्ष, ये बताइए आपको पतन किसे कहते हैं? लोकल थार है ना। पतनाध्यक्ष नाम से पता चल जाएगा। आपका हो गया बंदरगाह वाला। एक दो और बच गए, इसे लगभग हो गए। फिर आप लिखो दूताध्यक्ष। ये दूताध्यक्ष होता था जुआ का अधिकारी होता था। ये दूताध्यक्ष। एक नाम और लिखना, महामात्र पर्सन। महामात्र पर्सन, महामात्र पर्सन। ये ध्यान में, ये जो गुप्तचर होते थे ना, चाहे ये खड़ी वाले, पान वाले, गुप्तचर जो होते थे वो कहलाते थे गुप्तचर। खुफिया, ये सूचना विभाग है ना, आईबी वाला, इंटेलिजेंस ब्यूरो, खुफिया जानकारी यही रखते हैं है ना, इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले। और सूचना का जो ध्यान रखता है ना, वो कहलाता था महामात्र प्रसरण। महामात्र प्रसरण। ठीक है, ये हो गए आपके। एक और लिख लो आप, एक और लिख लो आप, प्रशस्त्र। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो जेलों की देखभाल करता था ना, वो कहलाता था ये प्रशस्त्र। ठीक है, जेलों की जो देखभाल करता था वो ये कहलाता था। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये आप लिख लो। ये साथियों कुछ अधिकारी और रह गए हैं, या कुछ जो प्रशासन जो था, सेना, जो गुप्तचर विभाग है वगैरह का जो डिटेल्स है, हम अगली जो कक्षाएं हैं उनमें अध्ययन करेंगे।